चलो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर एडिशन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, है ना। और ये जो भी वेक्टर का न्यूमेरिकल का सीरीज अपलोड हो रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको पूरा देखें। अगर आप उसको पूरा देख लेते हैं तो इतना आप कंफर्म रहिए कि वेक्टर के चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा, वेक्टर के चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन आपको जेईई मेन नीट एडवांस में छूट ही नहीं सकता। पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि छूट जाए, असंभव। दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटना तो दूर, मिस्टेक तक नहीं हो सकता है। अगर आप उसको पूरा देख लेते हैं और सीख लेते हैं तो गारंटी है मेरी इस बात की। क्लियर? अब यहाँ देखो, वेक्टर एडिशन का एक और वीडियो अपलोड किया गया जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरीके के क्वेश्चन नीट में आते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन नीट के हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेन के भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही एकदम मील का पत्थर साबित होने वाली है अगर आप इसको ढंग से करते हैं तब। सिर्फ इस चैप्टर के लिए यहां पर बच्चे 4-4 महीने तक झोला लेके दौड़ रहे होते हैं, 4-4 महीने तक। बहुत ही ये दुर्भाग्य की बात है कि बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है बात कि उनको 4 महीने में क्या पढ़ना चाहिए था और क्या नहीं पढ़ना चाहिए था। जहां कोटा 4 महीने में सिलेबस का 11th के सिलेबस को आधा से के लगभग में कंप्लीट कर चुका होता है, वहां पर हम लोग झक मार रहे होते हैं और वेक्टर पढ़ रहे होते हैं। कहां से सिलेक्शन होगा बताओ? कहां से सिलेक्शन होगा? तुम ही सोच के देखो, कहां से सिलेक्शन होगा और क्यों सिलेक्शन हो आपका? किस बात के लिए आपका सिलेक्शन हो? आप सोच के देखिए, क्यों ले आईआईटी आपको? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपको एमबीबीएस के लिए क्यों चयन करे आपका? क्यों सेलेक्ट करे आपको? आप 4-4 महीने वेक्टर पढ़ते हैं। बच्चे 10th पास करके आते हैं, फलना स्टार, फलना चीज, या वह आए बाएं जहां मन तहां ज्वाइन कर लेगा। और उसके बाद 7-8 महीना बाद वो मिलने आएगा, उसको पूछो क्या चल रहा है जी? वेक्टर चल रहा है सर, अभी काइनेमेटिक्स में घुसे। शर्म नहीं आ रही? निजता की प्रकाष्ठा को कितना पार कीजिएगा भाई साहब? और उसको पूछो कि सर क्या बोले? तुमको शर्म नहीं आता कि सर से सवाल करो यार? अरे फीस दियो भाई, क्वेश्चन कर सकते हो तुम कि 11th का सिलेबस 11th में क्यों नहीं करा रहे हैं आप? वेक्टर पढ़ रहे हैं 4-4 महीना, बाकी सिलेबस तो सर बोले हैं कि बाकी सिलेबस हम नहीं पढ़ाते, तुमको हम बर्बाद करके मानेंगे। बच्चा कोई मजा आ रहा है? करो करो नौटंकी, होते रहो फेल, मारते रहो ड्रॉप पे ड्रॉप, फाउंडेशन, फिर टारगेट, फिर महा टारगेट, फिर सुपर टारगेट, फिर सुपर का ऊपर टारगेट, करते रहो। सुनना तो है नहीं। जो कंटेंट, मैं गारंटी से दावा कर रहा हूं इस बात का और वादा भी, जो कंटेंट आपको मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप ऑनलाइन ढूंढ के देख लीजिएगा। वैसे न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं दूर दूर तक नहीं। बच्चे आ रहे हैं आराम से, वो ले लिया है, उसका दोस्त ले लिया है ऑनलाइन, तो वो भी ले लेगा ऑनलाइन। चल रहा है ड्रामा, हो रहा है। क्वेश्चन एक भी पूछो, यूनिट वेक्टर नहीं बच्चों को पता है यार। क्या पढ़ते हैं आप लोग बताइए आप हमें? 11th खत्म हो गया, रोटेशन के मामले में कुछ नहीं जानता है। कहां तक पढ़ा? खाली वेक्टर और काइनेमेटिक्स। एनएलएम कौन पढ़ेगा भाई? फ्रिक्शन कौन पढ़ेगा? रोटेशन में क्वेश्चन क्यों नहीं किए? सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं किए? वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन क्यों नहीं किए? एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन क्यों नहीं किए? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन क्यों नहीं किए? आप ये सब करने नहीं है का है? तो सर बोले वेक्टर पढ़ लो, वेक्टर में सारा पढ़ा दिए, शर्म भी नहीं आ रही। सर तो आराम से जो शर्म था उसको ऐसे लिए और ऐसे चाट गए। तुम भी चाट लो, सिलेबस को भी और अपने करियर को भी, अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर यहां गार्जियन सोच रहा है कि बेटा पढ़ रहा है, बेटी डॉक्टर बनेगी तो दहेज नहीं देना पड़ेगा। यहां बेटी आई सटार के पास, पकड़ी पहले ट्यूशन। नीट का एग्जाम होने वाला है, 2 महीना पहले पूछो क्या चल रहा है, तो 2 महीना पहले आएंगे हमारे पास क्रैश कोर्स करने के लिए। कोजी चल रहा है, तभी तक सर तो वर्क पर एनर्जी तक पढ़े थे 11th में, और
ट्वेल्थ में जो है सो मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ है। क्या करेंगे, बच्चों की क्या गलती है। यहां तो आश्चर्य इस बात का होता है कि जो आदमी खुद कभी जीवन में नीट का तैयारी किया हो, खुद कभी जीवन में नीट का तैयारी किया हो, उसका फिजिक्स का लेवल क्या होगा ये नीट वाले बच्चे और जेई वाले बच्चों आपको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। ये आप भी भली भांति जानते हैं कि जो आदमी खुद नीट का तैयारी किया हो जीवन में, वो किस लेवल तक पढ़ा रहा होगा, क्या उसको फिजिक्स आती होगी, ये भली भांति सबको पता है। इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और शान से बोलते हैं कि हमको कॉलेज से निकाल दिया गया, कॉलेज छोड़ दिया, पैशन था मेरा। काय का पैशन था बे? किस बात का पैशन था? तुम डिग्री तक कंप्लीट नहीं किया, किस बात का पैशन था? ग्रेजुएशन तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, खुद तैयारी किया नीट का और अभी पढ़ा रहे हो एडवांस वाले को फिजिक्स। अच्छा मजाक है, बहुत अच्छा है। अब मजा भी आ रहा बच्चों को, का है तो सर मजा देते हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि बाद में जिंदगी कितना सजा देती है। छोड़ो, क्या समझाना तुम लोग, चलो पढ़ो। यहाँ मेरा काम है बाबू, बस मेरा एक ही फोकस है, माहौल को बदलना, इन्वायरमेंट को बदलना। हर हालत में मुझे रिजल्ट चाहिए तो बस चाहिए। और अभी मैं ऑनलाइन आपको बोल रहा हूं, इस साल 2022 में आप देख लीजिएगा, आपको आने दो, जेईई मेन का और नीट का एग्जाम होने दो, 3-4 बच्चों को मैं खड़ा करूंगा और आपके यूट्यूब पे भी उसको दिखाऊंगा, और ऑफलाइन में तो अभी पढ़ा ही रहा हूं उसको मैं। और ऐसे 3-4 महारथी हम तैयार कर रहे हैं जो साबित करेंगे इस बात को कि रिजल्ट कहीं पर रखा हुआ नहीं कि गए और उठा लिए। उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है बाबू, समझ गए, दिन रात एक करना पड़ता है, बिना थके बिना रुके एफर्ट लगाना होता है। न्यूमेरिकल्स की ना धज्जियां उड़ानी पड़ती हैं। ये नहीं कि उस चैप्टर में 5 गो न्यूमेरिकल, उस चैप्टर में 2 गो न्यूमेरिकल, उस चैप्टर में 4 गो न्यूमेरिकल। चोट्टा कैसा जो है तो 2 गो 4 गो चंदा मांगने गया था बे। हैं? सरस्वती पूजा का चंदा मांगने गए थे उसके पास? ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं, चल रहा है, लो अकल ठिकाने आ जाएगी बाबू। जेईई में तो 2 ही है, जेईई मेन में 3, एडवांस में तो अभी बस मेडिकल में एज लिमिट हटा ही दिया। करो मजे, दो 35 साल तक, अपने भी देना, साथ बच्चा को बैठा देना, अपने आ जाएगा मजा। बायोलॉजी वाला सबका तो और हद स्थिति, उसको तो शर्म में नहीं आ रहा है। बाकी तो शर्म को मतलब समझो कि थोड़ा बचा भी दिया है। ऐसे ऐसे मतलब बायोलॉजी के हालात मुझे सुनने को मिलते हैं कि क्या चल रहा है, सेल 4 महीना सेल, एनसीईआरटी में 9 पन्ना में दिया है, 4 महीना सेल पढ़ रहे हैं। कौन चीज चल रहा है भाई? सेल चल रहा है, सेल। सर बोले सेले में ऐसा बेस बना देंगे ना कि तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। 11th खत्म हो गया, 12th चालू, अब पढ़ कौन सी रहा है अभी? प्लांट फिजियो। और कुछ पढ़ रहा है रे? ह्यूमन फिजियो पढ़ा? नहीं सर। एनिमल किंगडम? सर बोले कि बाद में पढ़ा दें। कौन सी बाद में पढ़ा देंगे बे? सिलेबस सेट करने वाले गधे हैं क्या? वो बेवकूफ हैं? जहां तुमको अभी 12th पढ़ना चाहिए था, तुम वहां कौन सी पढ़ रहा है? तो 11th, वो भी 10 को चैप्टर छोड़ के। अब मजा आ रहा है, वहां ढो ढो के जा रहे हैं, खूब मजा आ रहा है। काहे नहीं मजा आएगा? टीचर मजा दे रहा है, मजा लो। अब बाद में जब नीट और जेईई मेन का एग्जाम जो सजा देगा ना, उत्साह नहीं पाओगे। बात समझ में? उत्साह नहीं पाओगे, टॉलरेट नहीं कर पाओगे उसको, इतना पेनफुल होगा वो। ध्यान रखना मेरी बात, इसलिए बोल रहे बाबू, सलीके से पढ़ लो, जो दिया जा रहा है कंटेंट, फायदा उठा लो इसका। अरे बच्चों को तो यहां क्वेश्चन नसीब नहीं होता है रे, देखा तक नहीं होता है कि क्वेश्चन का वैरायटी क्या है। चलिए यहां देखिए,
इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, बोल रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया। बहुत बढ़िया बात। और आपको बोला कि सी की वैल्यू बताइए। देखो यूनिट वेक्टर लिखा हुआ देखते ही हमारे दिमाग में एक मैसेज आना चाहिए कि यूनिट वेक्टर है तो निश्चित रूप से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। और इस तरीके के वेक्टर का आई जे के फॉर्म में कोई वेक्टर दिया है तो इस तरीके के वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हमने आपको सिखाया है। ये तो बहुत ही आसान सी बात है? तो क्या करेंगे इसको, यहां देखो क्या करना है, इस तरीके के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है सर? तो यहां पे जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, के कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट लगा दीजिए और स्क्वायर रूट लगाने के बाद यहां पर क्या लिख दीजिए 1, क्योंकि हमारे हिसाब से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए था और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा एक यूनिट वेक्टर है तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए था। अब दोनों पट्टी स्क्वायर कर लेना बाबू। जैसे स्क्वायर कर लोगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये करना तो नहीं चाहिए मुझे। 0.25 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहां से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 0.11 जो है वो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब यहां देखो मॉड ऑफ ए प्लस बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम जानते हैं बाबू कि वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक तीसरा वेक्टर जो मिलेगा वो उसका रिजल्टेंट होगा, है ना। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को आप ए लिख सकते हैं और इसको आप बी लिख सकते हैं। और हमने आपको पढ़ाया है कि किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का, है ना, जैसे दो वेक्टर है ए और बी और उसका जो रिजल्टेंट होगा, अगर मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात की जाए तो दोनों वेक्टर को ऐड कर देना है। ए प्लस बी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, और ए माइनस बी मिनिमम हो जाएगा। उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? अगर आप उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दीजिएगा ए प्लस बी तो मैक्सिमम और ए माइनस बी कर देंगे तो मिनिमम। और रिजल्टेंट के फॉर्मूला में आपको पता है कि कॉस थीटा आता है, तो रिजल्टेंट को अगर मैक्सिमम करना है तो कॉस थीटा को मैक्सिमम करना होगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है बाबू? 1। ठीक है, तो कॉस थीटा 1 कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। या बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, है ना। तो ये इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस नीट एग्जाम में पूछ रखे हैं और बार बार रिपीट किया। इस क्वेश्चन को तो 5 बार रिपीट कर रखा। क्वेश्चन बैंक खोल के देख लेना, है ना। दिशा पब्लिकेशन का नीट का आप जो है ना इस तरीके का क्वेश्चन बैंक, ये इस तरीके का दिशा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, नीट के लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक है दिशा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक। एकदम माइनर एरर है, वेरी लेस एरर, बहुत ही माइनर एरर है, कहीं कहीं पर एरर है। मैं एक एरर आपको बता देता हूं कि वो एरर कहां है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाइएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर में, तो क्वेश्चन नंबर 1 वहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसको देना चाहिए था 220 वोल्ट, लेकिन लिख दिया है गलती से 200 वोल्ट। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में यहाँ 200 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली में 220 वोल्ट होना चाहिए था। एक ये एरर है, बाकी एकदम एररलेस है ये बुक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड और ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर बोल रहा है। तो एडिशन का फॉर्मूला क्या था बाबू? तो एडिशन का फॉर्मूला लगा लो। हमने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा बाबू, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएगा बाबू, ये इधर आ जाएगा तो 4ab कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी कि अपन बोल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 0। और कॉस थीटा 0 कब होता है बाबू? जब आपका थीटा 90 डिग्री होता है। यही आपको फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, आइए फटाफट क्वेश्चन देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f, 2 फोर्स है। क्या बोला? 2 फोर्सेस। तो पहले F1 और F2, फोर्स कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। तो एरो लगाओ, दोनों का मैग्नीट्यूड मॉड लगाओ, कितना है? F है, ठीक है भैया।
है ना, हैविंग द हैव अ रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ, यानी कि दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट भी है, बहुत बढ़िया बात, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू एफ ही है, ये भी बहुत बढ़िया बात। फाइंड एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। दो फोर्स के बीच का एंगल यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल, और आप तो जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल यानी कि थीटा निकालना है ना। तो आर बराबर हमने पढ़ाया आपको, क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, f है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, रूट हटा दो बाबू, एफ स्क्वायर। अब यहाँ देखना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ 2f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। अब क्या करोगे, इसको इधर ले लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, -1/2, और यहाँ से आप वैल्यू जो है सो थीटा का अपना निकाल लीजिएगा, जो भी आना होगा वो आ जाएगा, शायद 120 डिग्री आएगा। अब यहाँ देखो क्या बोला, द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। रिजल्टेंट, तो जैसे मान लीजिए बाबू कि ये आपका रहा वेक्टर पी और ये रहा आपका वेक्टर क्यू, है ना। दो वेक्टर मान लिए, कहीं भी अपना आप कंसिडर कर सकते हैं आप। अब दो वेक्टर का टेल पॉइंट एक जगह मिल रहा है, तो रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा, और रिजल्टेंट कुछ ऐसा निकला कि पी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो हम तो जानते हैं कि रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है वो उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से लिखो tan अल्फा बराबर क्या पढ़े हो, q साइन थीटा बट्टा p प्लस क्यू कॉस थीटा, p प्लस क्यू कॉस थीटा। तो tan 90 यहाँ पर आ जाएगा, tan 90 क्या हो जाएगा बाबू, इनफाइनाइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर q साइन थीटा बाई इनफाइनाइट, और क्यू साइन कोई भी रियल नंबर बट्टा इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा आ जाएगा माइनस पी बट्टा क्यू, यानी कि आप बोल सकते हैं थीटा बराबर कॉस इन्वर्स माइनस पी बट्टा क्यू, थीटा बराबर आप बोल सकते हैं कॉस इन्वर्स माइनस पी बट्टा क्यू। नेक्स्ट मेथड इसका, यहाँ देखोगे इसका दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि P और Q का रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है P पे। तो एक काम करते हैं बाबू, क्या इसको हम P वेक्टर लिख सकते हैं, है ना, इसको हम क्या लिख लेंगे, P वेक्टर लिख लेंगे, क्लियर। और इसको हम लिख लेंगे क्या, तो Q वेक्टर। अब एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल एक जगह है, तो रिजल्टेंट यहाँ से एक के टेल से दूसरे के हेड तक, तो इसको मान लेते हैं R वेक्टर। और यहाँ से हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, बहुत अच्छी बात। दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, थीटा, दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना ले लेना है, थीटा ले लेना है। और यहाँ से भी अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन अपना कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ध्यान रखेंगे इस बात का कि एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल यहाँ पर है, तो दोनों का हेड या दोनों का टेल एक जगह आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा लगाना है और बेस बटा हाइपोटेनस आपको कर लेना है, वहाँ से आपको इजीली जो है सो फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दो फोर्स है बाबू, ये मान लो पॉइंट मास, इस पॉइंट मास को हम लोग m मान लेते हैं। दो फोर्सेस है, एक आपका है F1 फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा क्या है F2, ठीक है। एक F1 है बाबू, दूसरा क्या है F2 है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉइंट मास विल बी, तो आपको पता ही है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है, दो रहे चाहे 500 वेक्टर रहे, सबको स्क्वायर कर दो, मतलब सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। फिर ऐड कर दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, और आसानी से आपको जो है सो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ देखो। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो आपको ये दिखाई देगा कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन तो खैर बहुत ही आसान है, वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि एक प्रॉब्लम को 3 बार पूछा, है ना। 20 जुलाई सेकेंड शिफ्ट 2021 में क्या किया, तो वेक्टर P वेक्टर Q लिखा।
25 जुलाई सेकंड शिफ्ट 2021 में क्या किया, तो इस वेक्टर P को वेक्टर X और Q को वेक्टर Y लिखा। 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2019 में क्या किया, तो वेक्टर P को वेक्टर A लिखा, वेक्टर Q को वेक्टर B लिखा। बाकी क्वेश्चन के अंदर रत्ती भर चेंज नहीं हुआ। अब क्या चाहिए, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस को आप देखे रहिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है, और एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, हल्के में मत ले लेना बात को, समझ रहे हैं। अब यहाँ देखो वेक्टर P प्लस Q, इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो चलो ठीक है, अपन पहले से एक मैसेज फिट कर लेते हैं कि P और Q दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये दिमाग में फिट हो गया। P प्लस Q का मैग्नीट्यूड अपन स्क्वायर कर देंगे पहले ही, तो क्या हो जाएगा बाबू, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इक्वल टू N स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करके रूट हटा चुके हैं, कितना आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो बाबू P और Q बराबर है, तो एक काम करते हैं, P और Q दोनों बराबर है तो क्यों ना दोनों का मैग्नीट्यूड अपन 1 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, जब दोनों बराबर है तो 1 मान लो, कोई समस्या है नहीं। ये कितना हो जाएगा, देखो 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा, 1 इसलिए मान ले कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, N स्क्वायर इंटू 1 + 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, देखोगे यहाँ पे 2 + 2 कॉस थीटा इक्वल टू 2N स्क्वायर माइनस 2N स्क्वायर कॉस थीटा। अब कैलकुलेशन कर लेना बाबू, ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है यार। 2 कॉस थीटा प्लस 2N स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 2N स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से आप चाहें, है ना, तो 2 को तो खैर कैंसिल कर ही सकते हैं, आपको दिक्कत वाली बात उसमें है ही नहीं, है ना। और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लोगे बाबू, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 + N स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा N स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई N स्क्वायर माइनस 1 बट्टा N स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ से आप थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं थीटा, तो थीटा लिख सकते हैं बाबू कॉस इनवर्स N स्क्वायर माइनस 1 बट्टा N स्क्वायर प्लस 1। तो एक ही क्वेश्चन को देखो कितनी बार रिपीट कर रहा है, ये आप सोच सकते हैं, थोड़ा क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन जेईई ने पूछा 2019, ये 2020। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 10 जैन सेकंड शिफ्ट 2019, एक क्वेश्चन अभी और देखा हमने, उसी पेपर में दूसरा भी क्वेश्चन वेक्टर का। अब बताओ कभी कभी क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो एक ही पेपर में दो क्वेश्चन वेक्टर के आ जा रहे हैं, तो बढ़िया है ना अपने लिए, तो है ना। यहाँ देखो 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस है बाबू, एक वेक्टर P है एक वेक्टर Q है, और दोनों का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बोल रहा है कि 2F है और 3F है। ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, बहुत बढ़िया बात, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। फिर बोला गया विथ ईच अदर, कोई बात नहीं, 2 फोर्सेस P एंड Q हैविंग दिस। अब दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ऐसा करते हैं कि दोनों का रिजल्टेंट जो है वो हम लोग R कंसिडर कर लेते हैं, और वेक्टर R का मैग्नीट्यूड कितना है तो उसको मान लेते हैं हम लोग R। तो स्क्वायर करते हुए अगर लिखें, है ना, रिजल्टेंट को स्क्वायर करते हुए लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू बताओ, R स्क्वायर बराबर 2F का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4F स्क्वायर, 2F का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 4F स्क्वायर प्लस 3F का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9F स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2F इंटू 3F इंटू कॉस थीटा, यानी कि R स्क्वायर इक्वल टू 13F स्क्वायर। समझ रहे बात को, 3 दूना 6 दूना 12 प्लस 12F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपसे बोला गया कि इफ फोर्स Q इज डबल्ड, हमने सिर्फ Q को डबल किया, P के बारे में कुछ नहीं बोला, तो रिजल्टेंट भी डबल हो जा रहा है, बहुत बढ़िया। रिजल्टेंट पहले R था, अब कितना है 2R है, अब कितना है 2R है, तो 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 4R स्क्वायर इक्वल टू P को कुछ नहीं किया गया तो P जस का तस होगा, इसको डबल कर दिया गया तो 3 दूना 6, अब फिर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 2F इंटू 6F इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बाबू 40F स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 दूना 24F स्क्वायर कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर कितना 2। अब यहाँ क्या करेंगे, तो R स्क्वायर की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर लेना,
और दोनों को कैलकुलेशन कर लेना और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो निकल जाएगी। क्लियर? इस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज वेक्टर r। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अपन यहाँ लिख लेंगे वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r। और क्वेश्चन बोल रहा है कि r और p का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। द एंगल थीटा, यहाँ पर अब क्या है कि देखो अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं रिजल्टेंट का, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर वेक्टर a और b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, है ना, p और q से करेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग थीटा कंसिडर करके चल रहे थे, हमने आपको पढ़ाया थ्योरी में। द एंगल थीटा, अब यहाँ जो थीटा एंगल है वो p और q के बीच का नहीं है, वो 2p और q के बीच का है। क्लियर? तो p और q के बीच का जो एंगल है वो हम लोग कुछ अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या बोलता है बाबू, तो रिजल्टेंट बोलता है r का स्क्वायर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड p है तो p का स्क्वायर कर लो, है ना, p का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये p से p कट जाएगा बाबू, तो कितना आ जाएगा, q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 0, है ना, q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप q को कॉमन ले लें तो क्या आने वाला है, तो आने वाला है आपको q प्लस 2p कॉस थीटा इक्वल टू 0। और ये तो हम कंफर्म जान रहे हैं कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, और जिसमें हम कंफर्म है कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है सम ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज रिजल्टेंट r, है ना। तो अगर q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से q प्लस 2p कॉस थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होनी पड़ेगी, और तो कोई उपाय नहीं है, इसको तो 0 के बराबर होना पड़ेगा। अब यहाँ देखो बोला क्या कि 2p और q, है ना, 2p और q के बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है, तो वो थीटा दे रखा है, किसके साथ, q के साथ, है ना, वो q के साथ दे रखा है। जैसे a और b के बीच का रिजल्टेंट एंगल अगर अल्फा होता था, रिजल्टेंट का एंगल a और b का रिजल्टेंट r जो है उसका एंगल अल्फा होता था, किसके साथ, तो वो दिया होता था आपको, रिजल्टेंट एंगल अल्फा दिया होता था वेक्टर a के साथ, है ना। तो वेक्टर a के साथ अल्फा एंगल दिया होता था तो आप लिखते थे tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बट्टा a प्लस b कॉस थीटा। इस तरह से होता था, ये रहा वेक्टर a और ये मान लो इधर रिजल्टेंट r, तो ये वाला एंगल अल्फा होता था। तो वेक्टर a के साथ अल्फा है तो यहाँ ऊपर b लिखाता था। आज अल्फा नहीं दे करके एंगल कितना दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है बाबू, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, जिसके साथ एंगल दिया वो नहीं लिखना ऊपर, उसके अलग वाला लिखना है, पहले बता चुके आपको, हम थ्योरी में बताया हमने। तो b की जगह क्या लिखेंगे आप, ये 2p, क्योंकि एंगल q के साथ है तो आप क्या लिखेंगे 2p साइन थीटा बट्टा 2p साइन थीटा लिखा गया, है ना। और क्या लिखेंगे आप, तो q प्लस 2p कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पहले से 0 है, यानी कि 2p साइन थीटा बट्टा 0, एनी रियल नंबर बट्टा 0 क्या हो गया, इन्फानाइट। और tan थीटा इन्फानाइट होने का मतलब हो गया कि थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, और भी हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, रुकना नहीं है एकदम, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन 25 जुलाई को आया जेईई मेन में, है ना, 25 जुलाई को आया बाबू, फर्स्ट शिफ्ट में 2021। तो कितना इजी क्वेश्चन है, मैचिंग टाइप प्रॉब्लम कैसे करते हैं इसका टेक्निक पहले आप समझिए, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 4 ऑप्शन लगेगा छांटने, वो मत करो। सबसे पहला काम क्या करना है, तो देखो कि किन 2 ऑप्शन में सेम मैचिंग है। जैसे यहाँ देखो बी में और डी में ए का ऑप्शन क्या है 4 और डी का ऑप्शन क्या है 2 यानी कि 100% नहीं बोल सकते, मतलब 95% 98% गारंटी रहता है कि इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। तो सबसे पहले तो आप ए और सी को अपना नेग्लेक्ट करके चलिए, अगर इसमें आंसर मैच कर गया तो सीधे टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, और रिस्क नहीं है ये 100% श्योर नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो बी और सी, बी में ऑप्शन बी में बी डायग्राम के लिए तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन डी में बी डायग्राम के लिए पहला ऑप्शन, यानी कि बी और सी में से कोई एक चेक कर लेना यार। चलो
सी चेक करके देख लो। यहाँ देखो सी में जब चेक करोगे, है ना, जब सी वाले सेक्शन को आप आते हैं चेक करने के लिए या फिर बी वाले सेक्शन को आप आते हैं चेक करने के लिए, तो बी वाले में जैसे अगर मान लो देखा जाए तो बी में आपने क्या लिखा है, तो बी में आपने क्वेश्चन में लिखा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी और माइनस वेक्टर बी और बराबर कितना, तो ये 0। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम लोग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट ए है। और रिजल्टेंट के लिए हमने क्या बोला है, हमेशा दिमाग में रखो, अगर एक वेक्टर का हेड है ना और दूसरे वेक्टर का टेल एक जगह मिले तो एक के टेल से दूसरे के हेड तक रिजल्टेंट होगा, या अगर दोनों वेक्टर का टेल एक जगह मिले तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में से कहीं ना कहीं से निकलेगा। समझ रहे हो ना? तो यही चीज़ को आपको लॉजिक को समझना है। वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट ए, तो यहाँ देखिएगा आपने कौन सा ऑप्शन पकड़ा है, बी ऑप्शन पकड़ा है ना। तो बी के लिए यहाँ देखो वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी, है ना, वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो रिजल्टेंट है वो बोला जा रहा है कि ए है, कि वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर हमको लग रहा है कि ये ए है। जरा चेक कर लेते हैं, अपने को कौन सा ऑप्शन चेक करना है बी के लिए, या तो तीसरा या फिर पहला, यही दो चेक करना है। तो तीसरा चेक करके देखते हैं। यहाँ देखो वेक्टर बी का एरो यहाँ है, इधर यहाँ पर वेक्टर बी का एरो है और वेक्टर ए का भी एरो है, यानी कि ये फिट नहीं बैठेगा। समझ रहे हैं ना, ये फिट नहीं बैठेगा। समझ रहे हैं, वेक्टर बी का एरो इधर होना चाहिए था, तो वो है नहीं। चलो छोड़ो हटाओ, पहला को देखते हैं। वेक्टर बी का एरो वेक्टर सी का दोनों का हेड एक जगह मिल गया, ई भी नहीं बैठेगा। तो क्या हम इसमें थोड़ा सा सोच सकते हैं क्या कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए लिखने की जगह क्या हम वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए नहीं लिख सकते थे? ये भी लिख सकते थे। इस पर ट्राई करके देख लो। तो वेक्टर सी यानी वेक्टर सी का हेड और वेक्टर बी का टेल एक जगह है, तो एक के टेल से दूसरे के हेड तक रिजल्टेंट आया, यानी कि बी ऑप्शन का तीसरा जो ऑप्शन है, ये बी डायग्राम, बी इक्वेशन के लिए तीसरा डायग्राम फिट बैठ रहा है। तो सीधा हम लोग टिक मार देंगे बी में। कंफर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो सी को भी चेक कर सकते हैं। जो सी ऑप्शन है उसको चेक करके देख लो बाबू, क्या लिखोगे? तो वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर ए और माइनस वेक्टर सी बराबर कितना, तो 0। ये दे रखा आपको, है ना, वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए और माइनस वेक्टर सी बराबर 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी, यानी कि ए और सी का रिजल्टेंट बी के बराबर। तो पहला ऑप्शन को जरा देखिए, बी ऑप्शन हमारा सही है। इसके लिए सी डायग्राम के लिए पहला, सी इक्वेशन के लिए पहला डायग्राम सी के लिए, तो देखो वेक्टर ए का हेड तो वेक्टर सी का टेल एक जगह है, तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर सी के हेड तक एक रिजल्टेंट है, एक वेक्टर है बी, वो इसका रिजल्टेंट का काम करेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब हमारे लिए बी ऑप्शन क्या है, सही है। मैचिंग टाइप प्रॉब्लम ऐसे ही बनते हैं बाबू। अगर आप चारों ऑप्शन को सिलेक्ट करने घुस जाइएगा तो बहुत दिक्कत होगी। एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप ट्रिकी अप्रोच को अप्लाई करें। कभी भी एनटीए एजेंसी में जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो आपको कभी फंसाने के लिए क्वेश्चन नहीं देते हैं। समझ गए? उनको क्या मिलेगा फंसा करके, आपको बताइए, सिंपल सी बात है। तो वो आपको क्वेश्चन इस तरीके का देते हैं कि आप सोच पाए। हमको उस तरीके के बच्चे नहीं चाहिए उन लोगों को कि वो आपको चारों ऑप्शन जो है सो चेक करते रहें। वो चाहते हैं कि आप 4-2-4-2 ये देखते ही आप कंफर्म हो जाइए कि इसी दोनों में से कोई आंसर है। अभी दोनों में से बी और सी के ऑप्शन में ही गड़बड़ी है, इसका 3-1 यहाँ 1-3, दोनों में से कोई एक चेक कर लेंगे, जो फिट बैठ गया वही आंसर हो जाएगा। मतलब चेक तो फाइनली एक ही करना है, दो तो पहले दे दिया, एक करना नहीं है, एक ही करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको जेईई 2021 का पूछा हुआ है ना। कितना इजी प्रॉब्लम है, देखो क्या बोल रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, वेक्टर ए और दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा उसका एंगल आपसे मांग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बीटा मांग रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखोगे तो ये वेक्टर ए का हेड और वेक्टर माइनस बी का टेल यहाँ पर है। ए माइनस बी को आप इस तरीके से भी सोच सकते थे कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर ए और रिवर्स ऑफ वेक्टर बी का, रिवर्स ऑफ वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर, वेक्टर ए का हेड और वेक्टर माइनस बी का टेल, तो ये रिजल्टेंट होगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो यहाँ पर दिखा रहा है वो 120,
लेकिन वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर बी का टेल यहाँ पर है। हमने आपको बताया कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों का हेड या फिर दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए। और हमने ये भी आपको बताया है कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू। तो आप वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, आप इसको आगे पहुंचा दीजिएगा, तो वेक्टर ए को भी कोई कष्ट नहीं है और आपको भी कोई कष्ट नहीं होगा, है ना। इससे क्या हुआ कि दोनों वेक्टर एक जगह आ गया, दोनों का टेल एक जगह आ गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। इतना क्वेश्चन तो आप 4 महीने में भी नहीं देखते, झोला लेके जो ढोते रहते हैं, जितना आपने यहाँ देखा है। क्लियर। तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ, तो बोल सकते हैं कि 60 डिग्री, लेकिन अपने को बीटा चाहिए ना। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा tan बीटा बराबर, फॉर्मूला क्या पढ़े हो, रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है उसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप, तो वो हो जाएगा यहाँ इसके हिसाब से हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा, है ना। तो b sin 60 अपॉन a माइनस बी, ऐसे फॉर्मूला होता है a प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ माइनस बी है ना, तो a माइनस बी कॉस 60। तो b sin 60 कितना होता है बाबू, तो √3/2 अपॉन a माइनस बी बाई 2, क्योंकि यहाँ पे cos 60 है। ये 2 एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा √3b और ये वाला जो 2 है वो इस एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2a माइनस बी, यानी कि tan बीटा बराबर √3b अपॉन 2a माइनस बी, यानी कि बीटा बराबर tan इनवर्स √3b अपॉन 2a माइनस बी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अब यहाँ देखना बाबू, इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है, तो आपको बोला जा रहा है कि सभी वेक्टर्स हैं, सारे के सारे फोर्सेस हैं, OP, OQ, OR, OS, OST, इस तरह से सारे फोर्सेस हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अपने को इनका रिजल्टेंट बताना है, वो भी आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। और आप तो जानते हैं कि आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस। तो इन तरीके इसमें क्या करना है कि ये डिफरेंट वेक्टर्स हैं और बहुत सारे वेक्टर्स को क्या करना है, सबसे पहली बात रिजल्टेंट निकालने के लिए आई कैप और जे कैप है, मतलब 2 ही वेक्टर बनाना है। मतलब सभी के कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे, सभी के एक्स वाले कंपोनेंट को एक साइड और सभी के वाई वाले कंपोनेंट को एक साइड। तो इसमें देखो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सीधा लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स कंपोनेंट और यहाँ लिख लेते हैं वाई कंपोनेंट। इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो लो कंपोनेंट तोड़ना स्टार्ट करते हैं। पहले पी का, ओपी का, यहाँ देखो हमने बताया है कि कंपोनेंट तोड़ते वक्त किसी वेक्टर का जिस वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना है, 2 कंपोनेंट लेंगे, जिसके साथ एंगल दिया है उस एक्सिस पे कंपोनेंट तोड़ोगे, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया है उसी एक्सिस पे कंपोनेंट तोड़ोगे तो कॉस थीटा लेना और अपोजिट एंगल पे अपोजिट एक्सिस पे साइन थीटा। किसी वेक्टर का जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया है उसी एक्सिस पे कंपोनेंट लीजिएगा तो कॉस फंक्शन और दूसरे एक्सिस पे साइन फंक्शन। ठीक है, तो ओपी के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ एंगल कितना है, थीटा, तो वाई कंपोनेंट कितना आएगा, ओपी कॉस 30। ओपी एक काम करते वैल्यू लेते ही चलते, 20 डिग्री दे रखा है, 20 लिखते ही चलो, है ना, 20 cos 30 डिग्री। और ये कंपोनेंट किधर आएगा, ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस पॉजिटिव तो प्लस ले लो। ठीक है, और अगर नीचे आएगा तो निगेटिव ले लेंगे। ओपी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20, ये 30 डिग्री वाई के साथ था, एक्स के साथ नहीं है तो लिखना पड़ेगा साइन 30 प्लस इसका तोड़ोगे क्यू का, तो एक्स के साथ एंगल है तो एक्स कंपोनेंट में कॉस लगेगा, तो ध्यान रखना 10 cos 30, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 10 sin 30। ठीक है, इस तरह से कंपोनेंट इधर। अब R पे आते हैं, तो ये 20 है, x के साथ एंगल दे रखा है 45, तो कितना हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा तो x एक्सिस की इधर पॉजिटिव, तो कितना लिखेंगे 20 cos 45 प्लस, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा ये y कंपोनेंट नीचे की तरफ निगेटिव होगा बाबू, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा 20 sin 45। चलिए अब OP, OQ, OR हो गया। OS पे आते हैं, इसका इधर लोगे x डैश एक्सिस निगेटिव है तो 15 और x एक्सिस के साथ ही एंगल दे रखा है 45, तो हो जाएगा माइनस 15 cos 45, और इसका y कंपोनेंट भी नीचे की तरफ निगेटिव तो माइनस 15 sin 45। क्लियर। टी पे आते हैं, टी पे y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव तो प्लस 15 cos 60, तो यहाँ माइनस 15
साइन 60। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करके देख लेना। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको दोनों कंपोनेंट नहीं तोड़ने होते। अगर आप ट्रिक से करेंगे ना दोनों कंपोनेंट नहीं तोड़ना, कोई एक कंपोनेंट तोड़ लो, उसी से तुम्हारा आंसर पकड़ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन सारा डिफरेंट है। आई कैप का सभी का आई कैप का देख लीजिए वैल्यू अलग है, जे कैप का वैल्यू क्या है, सबका अलग है। तो कोई एक जैसे निकालिएगा पता चल जाएगा। जैसे इसका आई कैप निकालोगे, ये सभी को अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो 9.25 आएगा बाबू, है ना। सबको कैलकुलेशन करिएगा तो फाइनली आ जाएगा 9.25। और ये एक्स है तो इसलिए क्या लगा लेंगे, आई कैप। तो वो वाला एक ही ऑप्शन है बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको 2021 का आया हुआ है। तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन वेक्टर का देख लिया। अब अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मेरी तरफ से 100% गारंटी है। ठीक है, एक लेक्चर और हम लोग वेक्टर का अपलोड करेंगे जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, है ना। कुछ एडिशन का, कुछ डॉट प्रोडक्ट, कुछ क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह से मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होंगे, है ना। उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि वो आपके आने वाले जेईई मेन में, नीट में, एडवांस में जो है सो डायरेक्ट टैली कर जाए, ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है बाबू, अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है ना, तो आप हमारी वीडियोस को प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए। ठीक है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। वो अच्छे कंटेंट के वो भी हकदार हैं और बढ़िया कंटेंट उनको मिल सके, वो ये सच्चाई जान सके कि उनको क्या ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए और वो क्या ड्रामा पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और अगर आपको सब्सक्राइब या फिर शेयर करने की इच्छा नहीं भी होती है तो भी कोई बात नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ हमारे वीडियो से, और नीट और जेईई मेन, जेईई एडवांस जैसे एग्जामिनेशंस में आप अच्छा से अच्छा रैंक ले और अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर करें। वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और निस्संदेह आपके लिए भी। क्लियर। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू।